हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन देता है, बिल्कुल 100% फ्री। और मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं करा रही हूँ, तो ये ध्यान रखिए। क्लास 12 में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। और इलेक्टिव में हमारी जो है वो दो बुक चलती हैं मेन, वो हैं हमारी अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इसके अलावा एक बुक और चलती है, वो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कोर और इलेक्टिव दोनों में ही कंबाइंड रूप से चलती है। ठीक है, तो आज जैसे मैंने बताया कि आपको करा रही हूँ अंतरा भाग 2। तो अंतरा भाग 2 जो है वो दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। आज हम जो करा रहे हैं वो है हमारे गद्य खंड का अध्याय गांधी, नेहरू, यासिर अराफात। ये चैप्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है भीष्म साहनी जी ने। भीष्म साहनी जी जब इन तीनों लोगों से ही मिले तो ये तीनों ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इनको, हमारे लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इस प्रभाव को उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर में व्यक्त किया है। जब गांधी जी से मुलाकात हुई तो उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, जो कुछ है। नेहरू जी के साथ और यासिर अराफात के साथ जब फ़लस्तीन में उनसे मुलाकात हुई, तो सभी कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और टेस्ट पेपर, ये सभी कुछ हम करा चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कराने जा रहे हैं ये टोटली आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यानी कि देखिए, एग्जाम से हमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न करा रहे हैं। तो इसी वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सेवाग्राम में लेखक को क्या अनुभव मिले। यानी कि गांधी जी से मिलने के लिए भीष्म साहनी जो हैं वो अपने बड़े भाई बलराज साहनी जी से मिलने के लिए कहाँ गए थे, सेवाग्राम। वो वहाँ पर रहते थे, तो सेवाग्राम में गांधी जी भी थे। तो वहीं पर गांधी जी से भीष्म साहनी जी की मुलाकात हुई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि सेवाग्राम में लेखक को क्या अनुभव मिले, कैसे कैसे अनुभव थे। तो गांधी जी के साथ अगर कोई व्यक्ति गुजारता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, यही चीज़ यहाँ पर हुई। देखिए क्या है, लेखक सेवाग्राम में 3 सप्ताह तक रहा। वह प्रायः प्रतिदिन सुबह गांधी जी की टोली के साथ घूमने जाता और शाम को प्रार्थना समय में भी पहुंचता। तो गांधी जी डेली जो है उनके घर के सामने से वॉक के लिए निकलते थे। जब उनके बड़े भाई ने ये चीज़ बताया कि भाई यहाँ से जाते हैं, तो उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी गांधी जी के साथ वॉक पे जाएंगे। तो डेली वो जाने लगे। तो सुबह गांधी जी के साथ टहलना और शाम को उनकी प्रार्थना सभाओं को में शामिल होना, ये था। जहाँ सभी आश्रमवासी होते थे, तो यहाँ जब प्रार्थना सभा में जाते थे तो वहाँ जितने भी आश्रम में लोग रहते थे सभी उन प्रार्थना सभा में उपस्थित होते थे। वहीं उनसे कस्तूरबा गांधी को भी देखा। आप सभी को पता है गांधी जी की वाइफ है कस्तूरबा गांधी, तो हमारे लेखक ने वहीं पर कस्तूरबा गांधी को देखा, जो उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थी। लेखक को वहाँ जाने माने देशभक्तों से मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जिसमें पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल्ला गफ़ार खान और राजेंद्र बाबू शामिल थे। तो ये ऐसे बहुत से नाम हैं जो देशभक्तों की ही उसमें लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से लेखक ने पृथ्वी सिंह आज़ाद का अनुभव सुना कि किस प्रकार वे हथकड़ियों सहित चलती ट्रेन से कूदकर अंग्रेजों की कैद से सुरक्षित भाग निकले और अंग्रेजों से बचने के लिए ही गुमनाम रहकर कई वर्षों तक अध्यापन कार्य करते रहे। तो देखिए, जो कोई भी ऐसा देश प्रेमी होता था जिससे अंग्रेज़ों को लगता था कि ये लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, ये कुछ आंदोलन भड़का सकता है, तो अंग्रेज़ उसको गिरफ्तार कर लिया करते थे, या कुछ ऐसी गतिविधियों के कारण। तो पृथ्वी सिंह जी के साथ भी यही हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों को चकमा देकर हथकड़ी लगी हाथ लेकर वो ट्रेन से कूदकर भाग गए थे, और उनसे छुपकर कितने साल तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। तो यहाँ पर सभी जितने लोग आते थे वो हर तरीके से अपने अनुभवों को व्यक्त करते थे कि भाई हमारे जीवन में क्या कैसा ये सब कुछ चीज़ें रही हैं, वो बताया करते थे। दूसरा प्रश्न है, जापानी भिक्षु आश्रम में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता था।
यानी कि जो जापानी भिक्षुक था वो अपनी जो भी उसकी फीलिंग थी वो किस तरीके से बयां करता था। सेवाग्राम आश्रम में जापानी भिक्षु अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अपने चीवर व्रस्तों में गांधी जी के आश्रम की परिक्रमा करता था। तो चीवर वस्त्र जो आप देखिए ना, भिक्षु जो वस्त्र पहनते हैं चोंगा टाइप का, वैसे वस्त्रों को, यानी कि जैसे हमारे यहाँ साधु संत क्या होते हैं वो केसरिया रंग के मोस्टली पहनते हैं, वहाँ पर थोड़े डार्क कलर के पहने जाते हैं ना, और एक पूरा चोंगा टाइप का होता है। तो उस वस्तु में वो पूरे आश्रम की परिक्रमा किया करता था। इस क्रिया में वह 1 मील के घेरे में बार बार अपना गोंग, यानी एक प्रकार का वाद्य यंत्र गोंग होता था, उसको वो बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता था। गोंग की आवाज़ सभी को दिन में अनेक बार लगभग अलग अलग दिशाओं से सुनाई देती थी, क्योंकि वह घेरे के आसपास घूमते हुए उसे बजाता रहता था। मान लीजिए कोई चीज़ है, सर्कल है, इसी के आसपास अगर कोई बज रहा है तो ये आवाज़ कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कब अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो हमारे पास से गुजरेगा, हमें तेज़ आवाज़ आएगी, यहाँ कम आएगी, कम कम, दूर दूर, तो मतलब अलग अलग दिशाओं से आएगी, कभी तेज़ कभी कम। तो ये अलग अलग दिशाओं से इसीलिए सुनाई देती थी। उसकी परिक्रमा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती थी, यानी कि जब शाम की प्रार्थना होने वाली होती थी उस समय उसका आश्रम का जो परिक्रमा का कार्य है वो समाप्त हो जाता था। तब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर बैठ जाता। तो जब शाम के समय वो क्या करता था, जब उसकी परिक्रमा खत्म हुई तो आश्रम में प्रार्थना होने वाली होती थी, तो सारा वो व्यवस्था होने के बाद जब गांधी जी आते, वहाँ पर बैठते, तो वहाँ वो आता, उनको प्रणाम करता और जाकर एक किनारे बैठ जाता प्रार्थना में शामिल होने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, खोखे के अंदर चिल्ला रहे लड़के के साथ गांधी जी के व्यवहार से आज के युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। खोखे के अंदर क्या था, एक लड़का था जिसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, वो चिल्ला रहा था। तो गांधी जी आते हैं, उसको थोड़ा उपचार देते हैं और वो उल्टी कर देता है। और फिर इस तरीके से गांधी जी ने एक नॉर्मल व्यक्ति की वहाँ पर देखभाल करी थी। तो वो हमें यहाँ पर सीख देती है कि हमें भी जो है ये ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, बिना ये देखे कि वो लड़का क्या था, कौन था, गांधी जी ने उसकी मदद करी। सेवाग्राम आश्रम के पास एक खोखे के अंदर 15 वर्ष की आयु का लड़का पेट दर्द के कारण चिल्ला रहा था। खोखे का मतलब आप लोग जानते कि नहीं जानते? देखिए आजकल क्या होता है ना, अब आजकल के समय में बताते हैं, जब कभी आप कहीं बाहर निकलोगे तो कहीं छोटी सी पान की दुकान है या एक छोटा सा फूड स्टॉल लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं खोखा। तो पहले भाई इस तरीके से नहीं होता था, पहले क्या वो खोखे बनाए जाते थे, उनमें चाय पकौड़ी ऐसे बेचा जाता था लोगों को शाम के स्नैक्स के लिए। तो वैसा ही खोखा था, उसके अंदर 15 वर्ष का एक बच्चा जो है पेट दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और बार बार गांधी जी को पुकारे जा रहा था। अब हम कहते हैं जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो अपने प्रिय को सबसे पहले बुलाते हैं, तो वही चीज़ था, वो लड़का बार बार गांधी जी को बुला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर गांधी जी अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर वहाँ आए। वो बहुत ज़रूरी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी कि कोई भाई दर्द से करहा रहा है, चिल्ला रहा है, हमको पुकार रहा है, तो वो सब कुछ छोड़कर बाहर आए उस लड़के से मिलने के लिए और एक कुशल वैद्य की तरह उसका उपचार किया। उन्होंने लड़के से उल्टी करने को कहा, जिससे थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया तथा उसे आराम भी मिल गया। तो भाई पेट दर्द हो रहा है यानी कि पेट में कुछ गड़बड़ गया है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ भांपी गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि उल्टी करने की कोशिश करो। तो उसने जैसे ही उल्टी करी, उल्टी करने का मतलब है वोमिट किया, वोमिट उसने जैसे किया तो उसके पेट में जो कुछ भी गड़बड़ था वो सब बाहर आ गया, जिससे थोड़ी ही देर में उसके पेट को आराम मिल गया। तो यहाँ पर आज के युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी गांधी जी की तरह कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो हमें जितना संभव हो सके उतना उसकी मदद करनी चाहिए। गांधी जी के इस कार्य तथा उनके व्यवहार से आज के युवाओं को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी गांधी जी की बातें सहनशील, विनम्रता, प्रेम भाव आदि गुणों को अपनाकर दीन दुखियों की सहायता व सेवा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए एक सच्चे मनुष्य के रूप में उस लड़के का उपचार करके सहायता की, ठीक उसी प्रकार सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए दुखी व संकटग्रस्त मनुष्य की सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। तो जैसे गांधी जी ने उस लड़के की मदद करी, वैसे हमें भी ये देखना चाहिए अगर हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो परेशान है, तकलीफ़ में है, और अगर हम किसी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं तो हमको करनी चाहिए।
प्रश्न संख्या 4 है, भीष्म सहानी के संस्मरण में उस प्रसंग का उल्लेख है जब पंडित नेहरू ने एक धार्मिक कथा सुनाई। कहानी का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहानी में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर जो है, जब नेहरू जी से उनसे मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने एक सभा में एक कथा सुनाई थी। उस कथा के द्वारा वो क्या संदेश देना चाह रहे थे वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है, पाठ में आए बाजीगर के प्रसंग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वो बाजीगर का प्रसंग क्या था? देखिए, बाजीगर का प्रसंग ये था कि किस तरीके से एक बाजीगर जो है वो अपनी श्रद्धा मदर मैरी के पास व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कैंडल या फूल ले जाकर चढ़ाता। तो भाई चूँकि वो एक नट था, बाजीगर था, वो करतब दिखाता था। तो एक रात वो गया अंदर और उसने जो है वो करतब दिखाया। करतब दिखाते दिखाते वो बहुत ज़्यादा थक गया, थक कर बैठ गया। इन सभी आवाज़ों से जो है वहाँ के फादर को पता चल गया। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा कि बाजीगर थक कर बैठा हुआ है और मदर मैरी की मूर्ति जो है वो जीवित होकर नीचे उतरी है और वो उसके पसीने को पोंछ रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारी आस्था है या श्रद्धा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों को ही खर्च करें। हमारे भाव, मतलब हम किस फीलिंग से सेवा कर रहे हैं भगवान की और किस तरीके से उनके जितने भी ऐसे बंदे जो जिनको दया की ज़रूरत, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ आस्था या श्रद्धा रखकर ईश्वर के सामने उपस्थित होना होता है। बाजीगर के प्रसंग में बताया गया है कि पेरिस में क्रिसमस के दिन एक बाजीगर गिरजाघर में जाकर माता मरियम के चरणों में प्रार्थना करना चाहता था, परंतु उसके पास ना ही उपहार खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही गिरजाघर में जाने योग्य कपड़े थे। भाई पैसा नहीं था तो वो कपड़े, भाई गिरजाघर जाने का ऐसा थोड़ी नहीं कि आप ऐसे ही चले जाओ, गिरजाघर यानी कि चर्च में जाने के लिए। तो उसके पास वहाँ पर ना गिफ्ट देने के लिए पैसे थे और ना ही कपड़े थे। ऐसी स्थिति में उसने अपने कला कौशल के आधार पर माता मरियम के सामने अपने कर्तव्य दिखाकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया और सब लोगों के चले जाने के बाद माता मरियम की मूर्ति के सामने तरह तरह के कर्तव्य दिखाए। अब सबके सब नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, तो इसलिए उसने सबके जाने का इंतज़ार किया और फिर उसके बाद उसने कर्तव्य दिखाए जो वो कर सकता था। भाई कर्तव्य दिखाने में माहिर था तो उसने वही किया। कर्तव्य करने के कारण वह पसीना पसीना हो गया। जब पादरी उसे गिरजाघर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तभी पादरी ने देखा कि माता मरियम की मूर्ति मंच से नीचे उतर आई है और बाजीगर अर्थात नट के पास पहुंचकर उसका पसीना पोंछते हुए उसका सिर सहला रही है। अब पादरी ने बोला कि भाई हो गया बहुत, चलो। जैसे ही वो बढ़ने लगा तो उसने देखा मंच, यानी कि माता मरियम की मूर्ति क्या होती है कि ऊपर की तरफ लगी होती है, तो देखा कि वो उतर कर नीचे आ रही है और उसका पसीना पोंछ रही है, उसके सर को सहला रही है जैसे एक माँ करती है। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं, लेकिन मन में सच्ची लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं कि आप वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करो, ये ज़रूरी नहीं है। मन में क्या श्रद्धा है इसका होना पहले ज़रूरी होता है। जिनके श्रद्धा है तो भाई क्या बात है ना, तो ईश्वर उनकी बात ज़रूर सुनते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक द्वारा नेहरू जी से बातचीत करने का जो तरीका अपनाया गया उसे आप कितना उचित मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब भाई जिस घर में वो लोग ठहरे, हमारे लेखक और नेहरू जी एक साथ ठहरे। अब हमारे लेखक जो है वो नेहरू जी से बात करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या अखबार का ज़रिया अपनाया था ना, कि भाई डेली नेहरू जी अखबार पढ़ते, तो उसने सोचा था आज हम नेहरू जी से पहले अखबार उठा लेंगे और पढ़ेंगे। जब तक नेहरू जी उनसे खुद बातचीत नहीं करेंगे, उस अखबार को नहीं मांगेंगे, तब तक वो अखबार को नहीं देंगे। तो भाई इस तरीके से उन्होंने नेहरू जी से बात करने का पहला तरीका सोचा था। तो देखिए आपके उसमें ये सही है या नहीं सही है, आपको उसी हिसाब से इसका उत्तर लिखना। अगर आपको ये लगता है कि जो तरीका अपनाया गया है तो उस अपनाने के तरीके में आप तर्क दो कि आखिर आपको क्यों सही लगा, और अगर ये तरीका सही नहीं था तो क्यों नहीं सही लगा और क्या हो सकता था वो तरीका, आप वो दोनों लिखोगे। कश्मीर यात्रा के दौरान नेहरू जी जिस बंगले में ठहरे थे वह लेखक के फुफेरे भाई का था। इसी स्थान पर लेखक को नेहरू जी का सामीप्य पाने का अवसर मिला।
कई दिनों तक साथ रहने पर जब नेहरू जी ने वार्तालाप करने का मौका नहीं मिला तो उसने एक तरीका अपनाया। भाई फुफेरे भाई का बंगला था, तो ये हुआ कि चलो साथ रहेंगे तो थोड़ी मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन कई दिन तक साथ रहने के बाद भी लेखक और नेहरू जी में बात नहीं हो पाई। तो अब लेखक ने सोचा कि भाई किसी ना किसी तरीके से उनसे बात करना है, तो उन्होंने फिर एक तरीका खोजा। क्या था वह सुबह क्या कहते हैं एक तरीका अपनाया कि वह सुबह तब तक अखबार पढ़ता रहेगा जब तक स्वयं नेहरू जी उससे अखबार नहीं मांगेंगे। यानी कि वो अखबार पहले उठा लेगा और तब तक पढ़ता रहेगा जब तक नेहरू जी खुद आकर उस अखबार को उससे मांगते नहीं हैं। उन्हें यानी नेहरू जी उन्हें देख कर भी वह अनजान बना रहा। पेपर उठाया, पढ़ता रहा और नेहरू जी आए, उनको देख कर अनजान बना कि हमने नहीं देखा और अखबार पढ़ने का बहाना करता रहा। नेहरू जी कुछ देर तक तो खड़े रहे, फिर अत्यंत विनम्रता से अखबार मांगा। फिर पहले तो थोड़ी देर खड़े होकर देखते रहे कि भाई ये रख देंगे तो हम ले लेंगे। जब इन्होंने नहीं रखा तो नेहरू जी खुद गए साहनी जी के पास और बहुत ही विनम्रता के साथ अखबार मांगा। तो लेखक बहुत लज्जित हुआ कि मतलब एक ऐसा बड़ा व्यक्ति और इतना विनम्र होकर उनसे अखबार मांग रहा है, तो उन्हें बहुत लज्जा महसूस हुई। लेखक ने बातचीत करने का जो तरीका अपनाया उसे मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि इससे लेखक के बचकानेपन का बोध होता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि उनमें विनम्रता तथा शालीनता जैसे गुणों का अभाव है, जो कि किसी दृष्टि से उचित यानी कि सही नहीं है। तो मतलब वो जो उन्होंने तरीका अपनाया वो सही नहीं था। वो चाहते तो डायरेक्टली जाकर बात कर सकते थे, इतनी हिचक क्यों भाई, वो तो बड़े व्यक्ति हैं, उनके सामने तो बहुत सारे लोग आते हैं। हम अगर उनसे हम भी किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं तो क्या होता है, हम उससे जाकर बात करते हैं ना। तो यहाँ पर भी साहनी जी भी नेहरू जी से डायरेक्ट जाके बात कर सकते थे। ये तरीका अपनाना सही नहीं था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके शालीन तरीके को परिलक्षित नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ था कि भाई हम किसी भी चीज़ का कहीं कुछ एटिकेट होता है, कुछ तरीके होते हैं, अगर वो एटिकेट को नहीं अपनाते तो हम एक सही माने में एक अच्छे व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं रह सकते। तो यहाँ पर उस एटिकेट को, उस तौर तरीके को, समाज के एक सभ्य समाज के तरीके को ठुकराया गया था, जो सही नहीं था। प्रश्न संख्या 6 है, ट्यूनीशिया में क्या होने जा रहा था, लेखक वहाँ किस कारण से गया था। अब ट्यूनीशिया में क्या चीज़ होने वाली थी और लेखक हमारे वहाँ क्यों पहुँचे थे। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। एफ्रो एशिया यानी अफ्रीका और एशिया के जो लेखक संघ थे उनका सम्मेलन था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, अब जाहिर सी बात है एशिया का है तो भारत से भी कुछ मान्यवर कवि गए हुए थे, लेखक गए हुए थे, साहित्य सम्मेलन था। तो इनमें कौन कौन लोग थे, वो थे आपके कमलेश्वर जी, जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां आदि शामिल थे। लेखक एफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री भी थे। अतः महामंत्री होने के कारण वह इस लेखक संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी के साथ सम्मेलन के कुछ दिन पहले ही ट्यूनीशिया पहुंच गया था। तो अब चूंकि महामंत्री थे तो उनके ऊपर थोड़ा कार्यभार ज़्यादा होता है बाकी लोगों से, तो वो अपनी पत्नी के साथ जिस दिन सम्मेलन होना था उससे 2-3 दिन पहले ही वो वहाँ पहुँच गए थे ट्यूनिस। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय भी हुआ करता था। तो अब आपको समझ में आया, लेखक संघ की एक पत्रिका छपती थी लोटस, उसका कार्यालय भी कहाँ था, ट्यूनिस में ही था। प्रश्न संख्या 7 है, ट्यूनिस चर्चा में क्यों था। अब ट्यूनिस चर्चा में क्यों था, क्या कारण था कि लोगों की जबान पे ये ट्यूनिस चर्चा में था। ट्यूनिस चर्चा में इसलिए था क्योंकि वहाँ एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। अब देखिए क्या था, ये जो एफ्रो एशियाई लेखक संघ का जो सम्मेलन है ये काफ़ी बड़ा सम्मेलन हुआ करता था। अब आप लोग अभी से मानोगे कि लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कंट्री में। हम खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में जाओगे ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए ये जो होने जा रहा था तो इसलिए ट्यूनिस काफ़ी फेमस हो गया। ट्यूनिस में ही फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम यानी राजधानी हुई करती थी। अब फिलिस्तीनी सरकार की जो राजधानी थी वो भी ट्यूनिस ही थी। उस समय तक फिलिस्तीनी का मामला सुलझा नहीं था।
ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। तो यासिर अराफात भी उस समय कहाँ थे? ट्यूनिस में ही थे। लेखक संघ की गतिविधि में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। अब क्या था, ध्यान दीजिए, जो ये लेखक संघ की जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटी थी, इसमें फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों और सरकार का योगदान था। तो अब ये जो लेखक संघ बना था, ये कई देशों के लेखकों से मिलकर बना हुआ संगठन था। तो सभी देश के यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन जो अफ्रीका के यानी कि फिलिस्तीन के जितने भी लेखक और बुद्धिजीवी रहे, उन लोगों ने इस संघ के लिए बहुत कार्य किया था। तो आज कार्य किया था और ट्यूनिस में ही सम्मेलन होने वाला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बन गया था। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पाठ का उद्देश्य बताइए। आखिर ये जो पाठ हमारे सामने रखा गया, इसमें 3 व्यक्तित्व के बारे में बताया। 3 क्या, समझ लीजिए 4 व्यक्तित्व के बारे में बताया है। एक गांधी जी, एक नेहरू जी, तीसरा यासिर अराफात जी और चौथे हैं भीष्म साहनी जी। तो इन चारों के वैसे नाम तो ये 3 हैं कि जिन तीनों से साहनी जी की मुलाकात हुई, कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे बात हुई, क्या क्या घटना हुई, ये सारी चीज़ें तो दी हैं। लेकिन इन सभी को बताते बताते हमें साहनी जी के भी व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ये जो 3 कैरेक्टर हमारे सामने साहनी जी ने रखे, ये किस उद्देश्य से रखे, वो क्या बताना चाहते थे कि भाई इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी इन सभी लोगों में बहुत ही ज़्यादा विनम्रता और उदारता है। तो देखिए क्या है, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पाठ भीष्म साहनी जी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये जो अंश पाठ हमारे सामने रखा गया है, ये किस बुक का, काव्य का, उनकी आत्मकथा है, आज के अतीत से लिया गया है, जो संस्मरण के रूप में लिखा गया। अब ये जो हमारे सामने जो है तो आत्मकथा से, लेकिन यहाँ पर एक संस्मरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें लेखक ने अपने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अनुभवों को स्मरण के आधार पर अभिव्यक्त किया है। यानी कि जब वो क्या कहते हैं, किशोर अवस्था में थे और प्रौढ़ावस्था यानी कि 40-45 साल 50 साल तक पहुँचे, तो तब तक उसने बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिला। तो उनमें से कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा है। सेवाग्राम में गांधी जी, कश्मीर में नेहरू जी और फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ उनके साथ व्यतीत किए गए कुछ क्षणों का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया है। तो यहाँ पर क्या है कि उनके साथ अलग अलग जगहों पे जो हमारे लेखक की मुलाकात हुई, वो काफ़ी प्रभावशाली रही, क्योंकि उसने हमारे लेखक को बहुत कुछ जो है वो समझाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी उन लोगों से। तो वो सभी सीख यहाँ पर रख कर जो बताया गया है, मेन उद्देश्य कि बड़े बड़े लोगों के अंदर भी इतनी विनम्रता और उदारता को प्रस्तुत किया गया है। तो उद्देश्य यही है कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन कभी भी हमें अपने अंदर की उदारता, विनम्रता, परोपकार, सहनशीलता, दयालुता जैसे भावों को नहीं छोड़ना चाहिए। लेखक ने पाठ के बीच बीच में अपने रोचक अनुभवों को भी जोड़ा है, जिससे यह संस्मरण अत्यंत रोचक और पठनीय बन गया है। इस पाठ में रचनाकार के व्यक्तित्व तथा 3 महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे विषयों पर की भी चर्चा होती है। तो जहां हम यहाँ पर इतने बड़े व्यक्तित्व को जान रहे हैं, वहाँ देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी को उजागर किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक कैसे पहुंचा। अब क्या था, जब वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जा रहे थे तो उन्हें सेवाग्राम जाना था। तो सेवाग्राम जाने से पहले उन्हें कहाँ उतरना था, वर्धा स्टेशन पे। अब वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जाए। तो देखिए क्या है, रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। लेखक वर्धा स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतर गया, क्योंकि अब अगर वो वर्धा पे नहीं उतरता तो सेवाग्राम नहीं पहुंच पाते। वहां से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला उसने इक्के या तांगे में बैठ के किया। मतलब जो इक्का होता है ना, आगे घोड़ा चलता है और तांगा होता है। आपने मशहूर फिल्म शोले में तो देखा होगा, बसंती का तांगा, उसी को इक्का भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी पर बैठकर उन्होंने जो है वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का सफर किया। वह देर रात सेवाग्राम पहुंचा। अब चूंकि देखिए क्या होता है, डिस्टेंस था, 5 मील की दूरी थी, तो पहुंचने में भी समय लगेगा। तो जब तक वो सेवाग्राम पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था।
एक तो सड़क कच्ची थी और इस पर घुप अंधेरा था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। आजकल हम लोग कहीं जाते हैं तो सभी सड़कों पर हमें अच्छे से स्ट्रीट लाइट मिलती है, बढ़िया सड़क बनी हुई मिलती है, लेकिन अब आज से चले जाइए 1947 के आसपास के समय में और पहले में या बाद में, तो उस समय तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सड़कें नहीं बनी थी, स्ट्रीट लाइट्स भी ऐसी नहीं थी। आज तो गांव-गांव तक में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। तो वहाँ पर एक तो रास्ता अच्छा नहीं, दूसरा तो वो तांगे पे जा रहे हैं और जो है एकदम घुप अंधेरा कि किस रास्ते जाना है यही नहीं पता। अगर भाई अनुभवी व्यक्ति ना हो तो रास्ते ही खो जाए। प्रश्न संख्या 10 है, गांधी जी की बातचीत का तरीका कैसा था? अब जब सेवाग्राम में जाकर हबीब साहनी जी गांधी जी से मिले तो गांधी जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो भाई कैसे वो बातचीत करते थे, क्या करते थे, ये भी एक उल्लेख पाठ में साहनी जी ने किया है। क्योंकि क्या है, गांधी जी की बातचीत के बीच में हंसते हुए कहते थे, वे धीमी आवाज़ में बोलते थे, ऐसा लगता था मानो वे अपने आप से बातें कर रहे हों, स्वयं से ही बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उनकी इस तरीके से उनकी विनम्रता, सरलता, सहनशीलता आदि के दर्शन होते हैं। तो मतलब गांधी जी को आप ये समझिए, अगर आपने गांधी जी के कुछ भाषण सुने होंगे तो आप उनकी आवाज़ से वाकिफ़ होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो आप जाकर अभी भी सुन सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है उनकी आवाज़ धीमी थी, आप क्योंकि माइक पे बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, अब जब किसी भी सभा को संबोधित करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप में ही उत्साह आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है, तो वो गांधी जी के अंदर थी। जब वो बोलते थे, जैसे हम आपस में हम लोग बातचीत करें, एक माइक पे बोलना और आपस में बात करना दो अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते थे तो वो बहुत ही विनम्रता और उदारता के साथ बात करते थे, मतलब उनकी आवाज़ बहुत धीमी होती थी, जैसा लगता था कि वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, इस तरीके से प्रतीत होता था। और बीच बीच में बातों के हंसना, मजाक करना, ये नहीं कि सीरियस होकर हम बोलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो माहौल को, वातावरण को बहुत ही हल्का बनाए रखते थे, तो हल्की फुल्की सी बातें करना वो उनका एक तरीका था। तो ये सारे तरीके से उनकी विनम्रता, उदारता, परोपकारिता, ये सभी कुछ झलकता है। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी सिंह आज़ाद कौन थे? देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पृथ्वी सिंह आज़ाद से साहनी जी की मुलाकात आश्रम में हुई थी। वो एक स्वतंत्रता संग्रामी थे। किस तरीके से वो अंग्रेज़ों के चंगुल से चलती ट्रेन से कूदकर उन्होंने अपने आप को आज़ाद कराया था, और कुछ सालों तक वह छिपकर अध्यापन कार्य भी करते रहे थे। तो देखिए क्या है, पृथ्वी सिंह आज़ाद एक क्रांतिकारी थे, वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें एक बार अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। हमने बोला ना कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ऐसा प्रभावशाली है, जो जनता पर अपने प्रभाव को छोड़ सकता है, तो अंग्रेज़ सरकार अक्सर उनको गिरफ्तार कर लिया करती थी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ने पर फिर नतीजा क्या होता था कि वो बहुत सारे लोगों को भड़का दे, तो अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ जो है वो लोग उसका मुहिम चला दिया करते थे। तो अंग्रेज़ सरकार ऐसे लोगों को हमेशा अक्सर पकड़कर जेल में डाल दिया करती थी। उन्हें एक बार अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया, उन्हें हथकड़ी लगाकर अनंत ले जा रहे थे, ट्रेन से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। मौका देखकर पृथ्वी सिंह आज़ाद हथकड़ी समेत रास्ते में रेलगाड़ी से कूद गए। चलती रेलगाड़ी में वो रास्ते से कूद गए, हथकड़ी लगी है हाथों में और वो कूद गए। वे भाग निकलने में सफल रहे। वहां से चलकर वे वर्षों तक गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। अब चूंकि अंग्रेज उनसे अच्छी तरह वाकिफ थे, अब उनसे बचना था। अब चूंकि उनके कैद से भागे थे, इसलिए बचना था, तो वो गुमनाम होकर वो अपनी लाइफ को बिताते रहे। इसी दौरान उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। अध्यापन कार्य मतलब टीचिंग भी किया। वे गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में भी गए थे, वहीं उन्होंने अपने बारे में सबको बताया। लेखक भी उन दिनों वहीं आश्रम में थे और उसने पृथ्वी सिंह के मुंह से ही उनकी वीरता के कारनामे सुने थे। तो जब हमारे लेखक सेवाग्राम में थे तो पृथ्वी सिंह भी उस समय वहां पर आए हुए थे और साहनी जी ने वहीं पर उनसे मुलाकात की थी और उनसे सब कुछ सुना था। अब प्रश्न संख्या 12, यहाँ क्या दिया है, बाजीगर कैसे गिरजे में घुसा, वहां उसने क्या किया और पादरी ने वहां क्या दृश्य देखा। आप देखिए क्या है, जो गिरजाघर होता है अर्थात चर्च होता है, उसमें जब हम जाते हैं तो फ्लावर्स हैं या कैंडल्स हैं लेकर जाके एक उपहार के तौर पे, और एक बहुत ही अच्छे ड्रेसअप सोफिस्टिकेटेड ड्रेस में जाते हैं। तो हमारे बाजीगर के पास, जिसकी कहानी नेहरू जी ने सुनाई, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था,
तो अब चूँकि करतब दिखाता था तो पैसा मिलता था, उससे भाई वो खाना हो जाता था, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ। तो लेकिन जो क्या कहते हैं क्रिसमस वाले दिन था, वो बाजीगर वहाँ पर पूजा करना चाहता था, अर्चना, मतलब कहते हैं ना कि एक प्रेयर, जैसे आप क्रिश्चियंस लोग प्रेयर करते हैं, तो बस प्रेयर करना चाहता था। अब चूंकि उसके पास ना सही कपड़े थे, ना वो कुछ गिफ्ट ले जा सकता था, तो उसने फिर ये फैसला किया कि जब सब लोग चले जाएंगे तब मेरे पास जो है वो मैं माता मरियम को दूंगा। यानी कि उसके पास क्या है, वो एक बाजीगर है, तो उनके सामने वो यही कर्तव्य दिखाएगा। तो सभी उसने, जब सब लोग चले गए तो उसने यही सारी कर्तव्य जो है माता मरियम के सामने रात में दिखाना शुरू किया। भाई चूँकि थोड़ा वो धीमे धीमे कर्तव्य कर रहा था कि कहीं कोई सुन ना ले, आ जाएगा तो उसे चर्च से बाहर कर देगा। लेकिन तब भी पादरी को पता चल जाता है, वो आता है उसको निकालने के लिए। पादरी आते हैं कि भाई किसी तरह बाजीगर को निकाल दें, लेकिन पादरी वहाँ का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। कर्तव्य करते करते जो है वो बाजीगर थक गया था, थक कर बैठ गया। तो उसने देखा कि माता मरियम की जो वो मूर्ति थी वो सजीव हो उठी, मंच से नीचे आई, उसे बाजीगर का पसीना पोंछा और उसे हाथ से सहला रही थी। ये देखकर पादरी एकदम अचंभित रह गया था। जब श्रद्धालु चले गए और गिरजाघर खाली हो गया तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस गया, बिना किसी बताए के चला गया। वह कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य दिखाने लगा, क्योंकि उसके पास एक यही चीज़ थी, तो उसने माता मरियम के सामने यही चीज़ प्रस्तुत करने को ठानी। गिरजे में अंधेरा था, श्रद्धालु जा चुके थे, दरवाजे बंद थे। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह के अंग चालन मतलब हाथों पैरों को चलाकर दिखाता रहा, यहाँ तक कि हाँफने लगा। क्योंकि बड़ा कांस्टेंट भाई कोई भी कर्तव्य करते हैं तो हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो होता है ना एक कंडीशन के हम थक जाते हैं और हाँफने लगते हैं। उसके हाँफने की आवाज़ कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ गई और वह यह समझ गया कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस गया है और गिरजे को दूषित कर रहा है। तो उसे ये नहीं समझा कि कोई व्यक्ति घुसा, उसे लगा कि शायद कोई जानवर आया है और वो गिरजे घर को दूषित कर देगा, यानी कि वहाँ पर मलमूत्र का त्याग करेगा या कुछ काट पीट देगा तो गिरजाघर गंदा हो जाएगा। भागता हुआ गिरजे के अंदर गया तो पादरी क्या हुए, जल्दी से भागते हुए गिरजे के अंदर पहुंचे कि जल्दी से जो भी घुसा है जानवर उसको हम बाहर निकाल दें। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता कर्तव्य बड़ी तन्मयता से दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठा कि भाई ऐसा व्यक्ति कैसे घुस गया चर्च के अंदर। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ा ताकि उसे लाज जमाकर गिरजे से बाहर निकाल दे कि भाई ये कैसे आया। तो हाँ, वो गुस्सा था, माता मरियम के सामने ऐसा काम कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं आगे बढ़ा और क्या था कि लात मार के निकाल दे। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा था तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली। माता मरियम अपने मंच से उतर आई और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास पहुंची और अपने आंचल से हांफते नट के माथे का पसीना पोंछती हैं, उसके सिर को सहलाने लगती हैं। तो भाई मदर मैरी तो मदर ही हैं, उनके सामने तो हम सभी बच्चे हैं। तो वो भी एक माँ की तरह थी, जैसे हमारी माँ होती है, हम थक जाते हैं तो हमें आराम से रेस्ट देती हैं, हाँ बेटा बैठो, हवा में बैठो, पसीना पोंछ दो, सर सहलाती हैं, खाने पीने को देती हैं। तो एक केयर करने का तरीका होता है। तो मदर मैरी तो हम सभी की मदर हैं, तो उन्होंने भी यहाँ उसी तरीके से उस नट को वो केयर करी और ये सभी कुछ पादरी देखकर अचंभित हो गया था। प्रश्न संख्या 13 है, सेवाग्राम में ठहरा जापानी बौद्ध भिक्षु क्या किया करता था। तो जापानी बौद्ध भिक्षु क्या करता था, वो अपने जो उसकी अपनी जो ड्रेसअप है, जो चोंगा है, उसको पहनता था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए वो पूरे आश्रम की परिक्रमा करता था। उस बीच वो गोंग बजाया करता था, गोंग एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाया करता था और बजाते हुए जो है वो पूरी परिक्रमा किया करता था। और शाम के समय जब प्रार्थना होने वाली होती थी उस समय उसकी वो परिक्रमा खत्म होती थी, वो आकर गांधी जी को प्रणाम करता और जो प्रार्थना सभा है उसमें किनारे बैठ जाया करता था। उन दिनों आश्रम में एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्र में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता था। लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गोंग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। गोंग की आवाज दिन में अनेक बार कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती। अब आश्रम कोई छोटा तो था नहीं कि भाई 1 घंटे में परिक्रमा हो जाए, तो उस परिक्रमा को करने में भी पूरा टाइम लगता था।
तो कभी दिन में इधर से आवाज़ आ रही है, कभी उधर से आ रही है, कभी उधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है। तो इस तरीके से चारों तरफ से अलग अलग आवाज़, मतलब अलग अलग दिशाओं से आवाज़ आती रहती थी। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती थी। तो जो उसकी जो परिक्रमा या प्रदक्षिणा जो है वो कब समाप्त होती थी? शाम को प्रार्थना के समय। जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर बैठ जाता। शाम के समय क्या होता, जब वो प्रार्थना हो रही थी उस समय उसकी जो परिक्रमा है वो समाप्त होती है और वो जाकर एक तरफ बैठ जाता था गांधी जी को प्रणाम करने के बाद प्रार्थना करने के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। गांधी जी जो हैं वो हमारे देश में एक स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में जाने जाते हैं, एक देशभक्त व्यक्ति के रूप में, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो इसी तरीके से जब यासिर अराफात से हमारे लेखक मिले तो उन्होंने भी गांधी जी को एक नेता के तौर में बताया कि क्योंकि उनका जो अहिंसात्मक जो स्वरूप था उसको सिर्फ भारत में ही नहीं बहुत जगह सराहा गया, बहुत सारे लोगों ने उसे अपनाया और इसी से जो है यासिर अराफात भी प्रभावित थे। तो देखिए क्या है, अराफात ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भारत के बड़े बड़े सभी नेता फ़लस्तीन के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। फ़लस्तीन में जो आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन भारत के बहुत से नेताओं द्वारा हो रहा था। वे फ़िलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की भर्त्सना करके फ़िलिस्तीनियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। तो जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी उन्होंने फ़िलिस्तीनियों पर कब्जा किया था, लेकिन किसी तरह यासिर अराफात जी ने उनको हटाकर और वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। तो भारत के जो वो बड़े नेता थे उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भी यही चीज़ था, साम्राज्यवादी शक्ति यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कब्जा किया था और यहाँ पर अपना शासन चला रही थी। तो हम भी यहाँ पर स्वराज्य की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हम उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा रहा जो अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। यही कारण था कि फिलिस्तीनियों को भारत के नेता अपना नेता प्रतीत होते थे। वे गांधी जी एवं नेहरू जी को आदरणीय मानते थे। अब ये ऐसे नेता थे क्योंकि ये देख रहे थे कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे फिलिस्तीनी लोग भी हैं, वो भी अपने ऊपर से ये साम्राज्यवादी शक्तियों को हटाना चाहते थे और अपनी शक्तियों को मतलब अपना शासन चलाना चाहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर गांधी जी लोग भी कर रहे थे। तो इसलिए एक दूसरे से उन प्रेरणा लेने का काम जो है वो हो रहा था। ये बात तभी यासिर अराफात जी ने बोली है। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर यह प्रकाश पड़ता है कि वे हर अन्याय का विरोध करते थे। इसमें वे अपने देश या दूसरे देश के बीच कोई अंतर नहीं करते थे। उनकी सहानुभूति सदैव पीड़ित पक्ष की ओर होती थी। वे साम्राज्यवादी शक्तियों से लोहा ले रहे थे। गांधी जी के व्यक्तित्व का जादू देश विदेश में सिर चढ़कर बोल रहा था। अन्याय के शिकार देश उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। तो ये बहुत से ऐसे देश थे जिस समय उन पर जो है ये सामंतवादी शक्तियां जो हैं उन्हें कब्जा किया हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे जो देश हैं जिन पर बाहरी ताकतों ने अपना कब्जा जमा रखा था, वो सभी देश गांधी जी और यहाँ के नेताओं, क्योंकि भारत में भी ऐसा ही बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ के जो भी लोग हैं जो इस स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लेते थे, इन सभी साम्राज्यवादी शक्तियों से प्रताड़ित देश के लोग उन्हें इस नज़र से देखते थे ताकि हमारी भी ये लोग हेल्प करें या हम उनको देखकर अपने देश में इस तरह का आंदोलन करें ताकि जो है यहाँ पर भी हमारा अपना साम्राज्य स्थापित हो सके। तो इस वजह से बोला जा सकता है कि वो सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व भर के उन सभी देशों के नेता थे जहां पर ये साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब भाई जो लेखक संघ की मीटिंग अटेंड करने के लिए ट्यूनीशिया गए हुए थे हमारे लेखक भीष्म साहनी जी, तो वहीं पर यासिर अराफात जी से मुलाकात होनी थी। उन्होंने एक दिन भाई इनको लंच पे बुला लिया।
तो ये लोग पहुँचे जब वहाँ पर, तो किस तरीके से उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से किया। उनको शहद की चाय बना कर देना, हाथ से फल काट कर छील कर खिलाना, ये सारी चीज़ें थी। और फिर दूसरी तरफ जब खाने की बारी आई तो हैंड वॉश करने के लिए जब सहानी जी वॉशरूम में गए तो यासिर अराफात जी बाहर टॉवल लेके खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे। तो इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा व्यक्ति एकदम नॉर्मल से क्या कहते हैं लाइफ को जीता है। मतलब बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल, जैसे हम लोग की लाइफ है, हम लोग अपने घर में गेस्ट को कैसे ग्रीट करते हैं, तो उसी तरीके से वो वहाँ पर अपने आए हुए गेस्ट सहानी जी को ट्रीट कर रहे थे। तो यही हम यहाँ पर घटनाओं को लिख देंगे। अराफात ने लेखक को ओ सप्तिक दिन के भोजन पर आमंत्रित किया था। अराफात स्वयं बाहर आकर लेखक और उनकी पत्नी को अंदर लिवा कर ले गए। तो मतलब कोई गेस्ट आता है तो जैसे हम लोग बाहर आते हैं और फिर उनको लेकर अंदर जाते हैं, यही उन्होंने किया। उनके आतिथ्य के 2 उदाहरण इस प्रकार हैं। अराफात ने अपने हाथों से फल छील कर लेखक और उनकी पत्नी को खिलाए। उनके पीने के लिए स्वयं शहद की चाय बनाई। अब देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति खुद अपने हाथ से फलों को छील रहा है, चाय बना रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। लेखक भोजन के समय से पूर्व अनुमान से गुसलखाने में गए। अब यहाँ पे भोजन का समय था। अब भोजन के समय उन्हें कहाँ जाना था? हाथ धोने के पहले। जैसे हम लोग हैंड वॉश करने जाते हैं ना खाने से पहले, तो वही उन्होंने भोजन से पहले जो है वो हाथ धोने के लिए सोचा। अब उन्हें नहीं पता था कि गुसलखाना यानी कि वॉशरूम कहाँ पर है, तो वो चल दिए, अनुमान लगाया कि यहाँ हो सकता है, तो वो चल दिए वहाँ पर कि मैं जाकर हाथ धो लेता हूँ। तो वही इसीलिए लिया है, भोजन के समय से पूर्व अनुमान से गुसलखाने। अनुमान मतलब उन्होंने सिर्फ गेस किया कि यहाँ पर हो सकता है, और वो वहाँ पर पहुँच गया। जब वह गुसलखाने से बाहर आया तब यासिर अराफात स्वयं हाथ में तौलिया लिए खड़े थे। यह देखकर लेखक झेप गया कि इतना बड़ा व्यक्ति मैं हाथ धोकर आया हूँ उसको पोंछने के लिए, वो टॉवल लेकर खुद बाहर खड़ा हुआ है। तो ये एक अपने आप को अजीब सा लगता है, वो उनको लगा, और यही चीज़ उन्होंने इसमें लिखी है। ये दोनों घटनाएं अराफात के आतिथ्य प्रेम को झलकाती हैं कि वो किस तरीके से लोगों का सत्कार किया करते थे। प्रश्न संख्या 16 है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूति एवं समर्थन भरा क्यों था? सॉरी, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया इतना सॉफ्ट कॉर्नर लेकर क्यों था? क्या कारण था इसका, आपको बताना है। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों का रवैया अन्यायपूर्ण था, यानी कि जो शक्तियां फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहती थी वो बहुत ही ब्रूटली यहाँ पर लोगों के साथ ट्रीट करती थी। भारत स्वयं साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था। हमारे ऊपर भी उस समय ब्रिटिश जो सरकार थी जो कम अन्यायपूर्ण नहीं थी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी है, देखिए फिलिस्तीन में और भारत में। वह इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के प्रति सहानुभूति रखता था, यानी कि जो भारत के लोग हैं या भारत में जितने भी हैं वो ये देखते थे कि भाई यहाँ पर भी वो लोग बहुत ही पूजे जाते थे जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्य करते थे। यही चीज़ जब बाहर किसी देश में भी ऐसी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करता, कोई बात होती, तो हमेशा उसे अप्रिशिएशन भारत की तरफ से मिलता था। भारत के तत्कालीन नेताओं ने साम्राज्यवादी शक्तियों के दमन की ओर भर्त्सना की। भारत फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर सहानुभूति रखता था। भारत किसी के भी प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने में आगे रहता था। फिलिस्तीन के नेता अराफात भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। अब देखिए, 2 ऐसे देश जहां पर बाहरी शक्तियों का कब्जा है और दोनों अन्यायपूर्ण शक्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, क्योंकि सहानुभूति भी रखेंगे और प्रेरणा भी लेंगे। मान लीजिए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अगर फिलिस्तीन कोई ऐसा आंदोलन करता है जिससे उस साम्राज्यवादी शक्ति को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगती है, तो भारत उससे सीख सकता है, वैसा आंदोलन वो भारत में चला सकता है। अगर भारत में नेताओं द्वारा ऐसा कोई आंदोलन किया जाता है जिससे साम्राज्यवादी शक्तियों को कोई करारी चोट मिले, तो फिलिस्तीन उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके ये दोनों देश एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे
और बहुत कुछ दे भी रहे थे। तो सहानुभूति भी थी और प्रेरणा भी थी ये फिलीपींस की भारत के प्रति और भारत की फिलीपींस के प्रति। दोनों, अगर दोनों में से कोई भी ऐसा पलट के क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों में ये साम्राज्यवादी की सिमिलैरिटी होने के कारण आप यह दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में, मतलब साथ में रख सकते हो कि दोनों जो है वो इस वजह से साथ में थे और एक दूसरे को वो मदद भी कर रहे थे और अप्रिशिएट भी कर रहे थे। प्रश्न संख्या 17 है, अखबार वाली घटना ने नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट करी? अब अखबार वाली कब है? जब कश्मीर में एक ही बंगले में नेहरू जी और भीष्म साहनी जी रह रहे थे और भीष्म साहनी जी की बहुत दिन तक नेहरू जी से बात नहीं हो पाती है, तो साहनी जी ने एक तरीका निकाला कि भाई डेली जो है नेहरू जी अखबार पढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब आज जो है अखबार मैं उठा लूँगा पहले और मैं तब तक पढ़ता रहूँगा जब तक नेहरू जी पेपर मांगते नहीं हैं। तो यही हुआ कि भाई हमारे साहनी जी पढ़ते रहे और जब बहुत देर तक पेपर नहीं मिला तो नेहरू जी ने खुद साहनी जी से पेपर मांगने को कहा और उन्होंने जिस विनम्रता के साथ वो रिक्वेस्ट करी उससे हमारे लेखक बहुत झेप गए। तो उससे ही हमारा पता चलता है कि नेहरू जी भी एक विनम्र और उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। लेखक बरामदे में खड़ा होकर अखबार पर नजर डाल ही रहा था कि सीढ़ियों से नेहरू जी के उतरने की पदचाप सुनाई दी। उस दिन उन्हें अपने साथियों के साथ पहलगाम जाना था। भाई चूंकि वो रैली करने के लिए आए थे तो कभी यहाँ का प्रोग्राम कभी वहाँ का प्रोग्राम था, तो उस दिन उनको पहलगाम जाना था। उस समय अखबार लेखक के हाथ में था। तो चूंकि नेहरू जी की आदत कि भाई सुबह अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार कौन पढ़ रहा था? लेखक हमारे साहनी जी। लेखक को एक बचकानी हरकत सूझी। उसने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूंगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे, यानी कि मैं पढ़ता रहूंगा, जब वो मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। इसके बहाने एक छोटा सा वार्तालाप हो जाएगा कि नेहरू जी से बात करने के लालच में उन्होंने ये काम किया। नेहरू जी आए, लेखक के हाथ में अखबार देकर चुपचाप एक खड़े हो गए। जैसे हम भी होते हैं, जैसे हम घर में सुबह उठे, मान लीजिए अखबार हमारे घर के किसी और सदस्य के हाथ में है, तो हम क्या करेंगे? हम ये थोड़ी ना देंगे कि नहीं लाओ, तुरंत हमें लाओ। तो क्या हम वेट करेंगे ना कि वो व्यक्ति पढ़ ले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो वही नेहरू जी ने किया। उन्होंने देखा कि भाई अखबार अगर किसी और के हाथ में है तो वो चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए और वेट करने लगे अखबार के रखे जाने का। शायद वे इस इंतजार में थे कि उन्हें स्वयं अखबार मिल जाएगा। आखिरकार नेहरू जी धीरे से बोले। वो सोच रहे थे कि भाई ये खुद हमको देखकर दे देंगे, लेकिन जो है उन्होंने नहीं दिया। वो पढ़ते रहे। तो भाई उनको भाई पहलगाम जाना था, उनके आगे दिन का पूरा प्रोग्राम सेट था। अगर उनको देर होती तो आगे भी पूरे दिन का सारा शेड्यूल बिगड़ सकता था। तो इसलिए उन्होंने धीरे से साहनी जी से बोला, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? यह सुनते ही लेखक शर्मिंदा हो गए और अखबार उनके हाथों में दे दिया। अब उनके बात करने का लहजा, उनके शब्द इतने चुने हुए थे कि सामने वाले व्यक्ति से जो ये रिक्वेस्ट की गई वो उसमें खुद को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई लेखक को। अखबार वाली इस घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व में यह प्रकाश पड़ता है कि वे विनम्र स्वभाव के थे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले थे। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करके आप उनसे ले सकते हो। और यहाँ पर उनका चुपचाप खड़े हो जाने का ये दर्शा रहा था कि दूसरे व्यक्ति, सिर्फ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ तो मेरी इंपॉर्टेंस है, कि भाई दूसरा व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दिया जाए। यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ रहे थे और विनम्रता भी उनके अंदर थी। उन्होंने अखबार मांगने में विनम्रता का परिचय दिया था। चाहते तो बोल देते, अरे एक अखबार दे दो जरा, हम पढ़ लेंगे और उसके बाद जब हम चले जाएंगे तो तुम पढ़ लेना। लेकिन उनके मांगने के तरीके के लिए जो शब्द और जो लहजा इस्तेमाल किया गया उससे सामने वाले व्यक्ति को झेप दिला दी। प्रश्न संख्या 18 है, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? अब नेहरू जी जो हैं वहाँ पर जब आए, कश्मीर में सम्मेलन था, तो जब वो आए तो वहाँ पर जो जनता है उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ नेहरू जी का स्वागत किया था। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। वहाँ कश्मीर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, बहुत अच्छे से, फूलों से, सभी से। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीरादा कल दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। मतलब उनको नाव में बैठाला गया और एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाया गया। यह देखने लायक थी। ये शोभा यात्रा जो निकली नेहरू जी के साथ में, ये इतनी सुंदर लग रही थी, लोगों के लिए वो देखने वाली थी। नदी के दोनों ओर हजारों कश्मीर निवासी ये अदम्य साहस के साथ नेहरू जी का स्वागत कर रहे
थे। यह दृश्य अद्भुत था, मतलब सभी लोग उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और बहुत अच्छे से उनको जो है ग्रीड भी कर रहे थे। तो अब देखिए झेलम नदी के किनारे जो किनारे किनारे सब लोग खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे और उनको ग्रीट कर रहे थे। तो जो ये दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, मतलब कश्मीर वासियों ने उनका खुलकर स्वागत किया था। प्रश्न संख्या 19 है, लेखक सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र करता है। उन्होंने कई लोगों के लिए बातें कही हैं, मीराबेन है, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान हैं, और क्या कहते हैं पृथ्वी सिंह हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या है, लेखक ने सेवाग्राम में निम्नलिखित लोगों के आने का जिक्र किया है। पृथ्वी सिंह आज़ाद, इन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी से छलांग लगाई और भागकर गुमनाम हो गए। दूसरी थी मीराबेन, तीसरा खान अब्दुल्ला गफ्फार खान और चौथे थे राजेंद्र बाबू। तो इन सभी के बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि वैसे पार्ट में तो और इन लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन अगर आप अलग से कहीं कुछ जानकारी एकत्र कर सकते हो तो आप यहाँ दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। जैसे कि हमने बताया कि हमारे लेखक अपने बड़े भाई बलराज साहनी से मिलने के लिए सेवाग्राम पहुंचे थे, क्योंकि उनके भाई वहीं पर रह रहे थे। बलराज साहनी आपको याद होगा, फेमस एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं बलराज साहनी, उन्हीं के छोटे भाई थे हमारे क्या कहते हैं लेखक भीष्म साहनी जी। तो उनसे मिलने के लिए जब सेवाग्राम पहुँचे तो उन्होंने के भाई ने बताया कि भाई डेली नेहरू जो गांधी जी हैं वो यहाँ से वॉक के लिए निकलते हैं। तो जब पता चला तो भाई हमारे लेखक को लगा कि हाँ भाई हम भी सुबह जल्दी जल्दी उठ के, वो सुबह 8 बजे निकलते थे, तो उन्होंने बोला कि हम भी जो है सुबह जल्दी उठकर और उनके साथ वॉक पर जाएंगे। जब पहले दिन वो वॉक पर गए तो चूँकि गांधी जी उनको पहचानते तो थे नहीं, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि पहचानते नहीं हैं तो बात नहीं करते हैं, वो उनके साथ बात करते हैं। लेखक को सेवाग्राम पहुंचकर पता चला कि गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए उनके जो भाई के क्वार्टर के आगे से ही निकलते हैं, जो उनका क्वार्टर था उसी के आगे से निकलते हैं। गांधी जी का वहां पहुंचने का समय ठीक 7 बजे का था, सॉरी मैंने 8 बजे का बोला, ठीक 7 बजे मॉर्निंग में वो वहां से क्रॉस करते थे। लेखक सुबह जल्दी उठकर 7 बजे बजने का इंतजार करना, उसने अब ये ठान ली थी कि हम आज जो है मॉर्निंग वॉक नेहरू जी के साथ जाएंगे। तो वो सुबह जल्दी उठे, तैयार श्यार होके और गांधी जी के आने का इंतज़ार करने लगे कि गांधी जी जब यहाँ से पास आउट होंगे तो मैं उनकी टोली में शामिल हो जाऊंगा। ठीक समय पर गांधी जी आश्रम का फाटक लांघ कर अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए, कि जो उनका आश्रम था वहाँ सर उन्होंने क्रॉस किया और वो आ गए। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा लेखक ने उन्हें चित्रों में देखा था। कमर के नीचे उनकी घड़ी भी लटक रही थी। तो अभी तक हमारे लेखक ने गांधी जी को नहीं देखा था, ये पहला मौका था जहां साक्षात रूप में गांधी जी को वो देख रहे थे, और जैसा अभी तक पिक्चर्स में देखते आए थे सेम एज इट इज वो वैसे ही लग रहे थे। लेखक ने भाई से उनका परिचय गांधी जी से करवाया, तो लेखक के भाई ने उनका परिचय गांधी जी से कराया। लेखक ने गांधी जी को उनकी रावलपिंडी यात्रा की याद भी दिलाई। गांधी जी को रावलपिंडी यात्रा अच्छी प्रकार से याद थी। उन्होंने उनके बारे में बात की, उन्हें मिस्टर जॉन को भी स्मरण कराया। तो रावलपिंडी यात्रा के बारे में हमारे लेखक जो जानते हैं उसी को लेकर उनमें दोनों में बातचीत होने लगी। गांधी जी बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे, वे बीच बीच में हंसी की बात भी करते थे, यानी कि ऐसा कोई बात कर दें जिससे हंसी हो जाए। कहते हैं ना माहौल, ऐसा बात करते रहो कि आसपास माहौल जो है थोड़ा हल्का होता चला जाए। तो इस तरीके से उनकी पहली मुलाकात गांधी जी के साथ सेवाग्राम में हुई थी। तो यहाँ पूरा अध्याय समाप्त हुआ। कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में ऐसा है नहीं कि जो हमें समझ में नहीं आए। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्वतंत्रता संग्राम है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छी, लेकिन हाँ ये तीनों व्यक्तित्व जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसीलिए साहनी जी ने इन पार्ट में हमको यहाँ पर दिया है ये सारी चीज़ें। तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। इसी तरीके से हमने और भी सारे चैप्टर्स कराए हुए हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको, आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, निश्चिंत होकर आइए। जितने वीडियो देखने हैं देखिए इत्मीनान से, और जितने चाहें देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कोई भी तरह का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट और आप हमारे ऐप पे आते हैं, यानी कि जैसे हमने बताया ये फ्री वीडियो मिल रहे हैं, तो ये फ्री वीडियो आपको 3 जगह पे, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह फ्री देख सकते हैं। मगर जैसे ऑनलाइन पढ़ते समय हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अच्छा टॉपिक कहाँ है, कि इसके लिए सर्चिंग में बहुत सारा टाइम भी जाता है और बहुत सारा हमें थोड़ा ढूंढना वगैरह भी पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए आप हमारे ऐप पे और हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे आ सकते हो। यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज की गई है, ताकि आपको पढ़ते समय जो है किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पे आइए, आप सबसे पहले अपने मीडियम को सेलेक्ट कीजिए, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो है सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आप जिस भी क्लास में उसे सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स और बुक्स आपके सामने हैं। तो जो कोई भी बुक आपको पढ़नी है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है उस बुक के सभी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो ये चैप्टर्स में जो चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते हुए सारे पैटर्न हमने आपके लिए अरेंज करके रखे हैं। जैसे कि हम कोई भी चैप्टर लेते हैं तो सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कराते हैं, उस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही वो सारा एक्सप्लेन करने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर विद सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आते हैं वीडियो के रूप में। फिर हम कराते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के एक पैटर्न में से है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में दे देते हैं। रिवीजन कराते हैं कंप्लीट चैप्टर के रूप में। इसके अलावा एग्जाम्स के दौरान मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन, शॉर्ट्स, ट्रिक्स वगैरह बहुत कुछ देते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। ये सब कुछ मैंने जितना आपको बताया ये आपको 100% फ्री मिल रहा है, उम्दा कंटेंट के साथ मिल रहा है, टीचर के बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसे कि हम अभी आपको अंतरा बुक करा रहे हैं, तो अभी अंतरा बुक के गद्य खंड के कई चैप्टर बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए, यानी कि नया चैप्टर लेकर आएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।